ओके, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हम लोग सेक्शन 31 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट एक हमारा है जिसका एक सेक्शन 31 है जिसमें ये लिखा है कि हैज़ अ प्रोविजन फॉर स्टेट टू अपॉइंट अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। स्टेट कैन अपॉइंट अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु हैज़ बीन इन प्रैक्टिस फॉर नॉट लेस दैन 7 ईयर्स। मतलब 7 साल से ज़्यादा की प्रैक्टिस की एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको। अगर हम लोग बिल्कुल एक कीवर्ड पकड़ के चलें तो आप स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बस एक ये याद रखो, जिसको 7 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। सो दिस इज़ मैंशनड इन द सेक्शन 31 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। राइट, तो सिर्फ एक वर्ड पकड़ना है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। किस में है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में है। 7 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन 1976 में कमिटी बनी थी स्वरण सिंह, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कमिटी। तो स्वरण सिंह कमिटी को ही बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कमिटी, whose result was the 42nd Amendment 1976. It pointed out two things: presidential system inappropriate for India and DPSPs have higher priority than the fundamental rights. तो इसके दो आउटकम्स क्या थे या रिपोर्ट्स में क्या लिखा था इन्होंने कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंडिया के लिए ठीक नहीं है, और दूसरी चीज़ जो DPSP है हमारे, उनकी प्रायोरिटी फंडामेंटल राइट से ज़्यादा है। तो ये काफ़ी स्ट्रेंज पॉइंट है, बट याद करना है तो ठीक है। एक पॉइंट हो गया कि स्वरण सिंह कमेटी 1976 में बनी थी, उसी को कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कमेटी भी बोलते हैं। 42nd अमेंडमेंट 1976 आया उनके एफर्ट्स के द्वारा। और स्वरण सिंह कमेटी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कमेटी के दो मुख्य बिंदु ये थे कि उन्होंने कहा था DPSP का दर्जा ज़्यादा होता है फंडामेंटल राइट्स के मुकाबले, और इंडिया में प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलना बहुत मुश्किल है, इनअप्रोप्रिएट है। ठीक है। नाउ द फर्स्ट ऑल इंडिया बैकवर्ड कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन 1953। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको कौन चेयर किए थे? काका कलेलकर चेयर किए थे। ही वॉज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम 1952 to 64 एंड ही प्रिसाइडेड द गुजराती साहित्य परिषद 1959 एंड ही इस्टेब्लिश्ड गांधी विद्यापीठ 1967। और महात्मा गांधी इनको सवाई गुजराती कहते थे। महात्मा गांधी कॉल्ड हिम सवाई गुजराती, दैट इज़ 1.25 गुजराती। तो देखो, दो जगह शब्द आ रहा है गुजरात, तो एक गुजरात साहित्य परिषद और सवाई गुजराती और गुजराती साहित्य परिषद। नाउ ही इस्टेब्लिश्ड गांधी विद्यापीठ इन 1967 एंड गुजराती साहित्य परिषद से भी इनका एसोसिएशन है। एक्चुअली ही प्रिसाइडेड दैट इन 1959। सो ये कौन है? ये काका कलेलकर हैं, एंड ये प्रिसाइड किए थे फर्स्ट ऑल इंडिया बैकवर्ड्स कमीशन विच वॉज फॉर्म बाय द प्रेसिडेंट इन 1953। राइट, देन मूविंग ऑन, रिलीजियस कॉजेज आर मेनली रिलेटेड टू SC/ST atrocities, नॉट बॉन्डेड लेबर, लैंड एलियनेशन। तो SC/ST atrocities एक्ट जो है, उनमें जिन एट्रोसिटीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं, दैट आर प्राइमरली रिलेटेड टू रिलीजियस कॉजेज़। ठीक है, मोटा मोटा ये याद रखना है। Then chairman of JPSC is appointed by the president. I already know that. The UPSC और State Public Service Commissions are not consulted on the matter of transfer of civil servants. तो ये भी एक important point है कि ट्रांसफ़र वगैरह तो DOPT देखता होगा ना, तो UPSC और SPSC में थोड़ा पूछा जाएगा कि किस सिविल सर्वेंट का ट्रांसफ़र कहाँ होना है। They are not consulted. Now UPSC में agree to serve the needs of a State Public Service Commission upon the request of governor with the approval of the president. तो यहाँ 3 लोग आ जाएंगे। ठीक है। सो UPSC में agree to serve the needs of a state public service commission upon the request of governor with the approval of the president. ठीक है। Now article 317 हम पहले भी देख चुके हैं, फिर से देख रहे हैं। चेयरमैन और any other member of the public service commission shall only be removed from his office by the order of president after reference made to the Supreme Court of India by the president and proven misconduct. तो चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन शैल ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट के भी होते हैं और UPSC के लिए भी ये बात लागू है कि केवल प्रेसिडेंट्स ऑर्डर के बाद कोई भी चेयरमैन या फिर मेंबर हटाया जा सकता है, एंड दैट टू द प्रेसिडेंट जो ऑर्डर देता है उस ऑर्डर का एक रेफरेंस लेना ज़रूरी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है। और क्या चार्ज के बेसिस पे चेयरमैन या फिर मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन को हटाया जाता है? सो दैट इज़ प्रोवन मिसकंडक्ट। ठीक है।
तो आर्टिकल 317 बहुत इंपॉर्टेंट है इन द सेंस दैट हाउ द चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर रिमूव्ड. They can only be removed by the President's order, and that order has to be referenced to the Supreme Court of India for, and the charge is proven misconduct. ठीक है, so that is given in Article 307. ठीक. Now ये एक important question है कि parliamentary procedure is followed in removal of judges of High Court, Supreme Court and CAG as well, but not related to removal of chairman or members of PSCs. हाँ ठीक है, obviously पार्लियामेंट्री प्रोसीजर यहाँ पे वोटिंग वगैरह होती है तब जाके ये लोग हटाए जाते हैं. लेकिन मेंबर्स या फिर चेयरमैन की बात अगर हम लोग करें पब्लिक सर्विस कमीशन के तो दे कैन, हालांकि सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस लेना पड़ता है प्रेसिडेंट को, बट स्टिल इसमें पार्लियामेंट्री प्रोसीजर इन्वॉल्व नहीं आता है. ठीक है, सो यूपीएससी हैज़ नथिंग टू डू विद एनी पीएससी. वो कोई रिस्पेक्टिव स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्वेस्ट करता है अगर कि यूपीएससी कोई ड्यूटी करे उनकी स्टेट के लिए, तब यूपीएससी भले कर दे कोई फंक्शन, दैट टू विद कंसल्टेशन with president as well as the governor of that respective state. ठीक है, तो UPSC in all other cases has nothing to do with any public service commission of any state. Now article 323 देखते हैं, but before doing that एक बार फिर से 317 पढ़ लो. Chairman or any other member of the public service commission shall only be removed from his office by the order of president after reference made to the Supreme Court of India by the president and proven misconduct. Now 323 में लिखा है कि it shall be the duty of UPSC to give annual report and suggestions to the President about the Commission's work every year, and President will cause it to be laid before the Parliament, including reason of non-acceptance of any suggestion. ठीक है, तो UPSC को एक एनुअल रिपोर्ट देनी होती है एंड सजेशंस देने होते हैं प्रेसिडेंट को अबाउट द कमीशंस वर्क एवरी ईयर, और प्रेसिडेंट उसी रिपोर्ट को फिर पार्लियामेंट में रख देते हैं. और जो सजेशंस UPSC मांग रही है सरकार से, तो सरकार अगर उस सजेशन को पूरा नहीं करती है तो सरकार को जवाब भी देना होगा वहाँ पे कि क्यों नहीं एक्सेप्ट किया सजेशन जो यूपीएससी ने मांगा था. सो प्रेसिडेंट विल कॉज इट टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द रीज़न ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एनी सजेशन. ठीक है, तो 323 में यही है बेसिकली कि प्रेसिडेंट कॉजेज टू बी लेड द रिपोर्ट ऑफ यूपीएससी बिफोर द पार्लियामेंट. ठीक है, मूविंग ऑन. नाउ फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ यूपीएससी ये रोज़ बैथ्यू हैं 1992 से 1996. ये फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ यूपीएससी हैं. ऑल्सो देयर वाज अ कमिटी होटा कमेटी 2004 की बनी थी सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के लिए. इसमें ईयर इंपॉर्टेंट है, नाम भी इंपॉर्टेंट है. तो होटा कमेटी बनी थी 2004 में फॉर सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स. द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर ड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, एंड द एक्ट विच फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड अ पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज Government of India Act 1919. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. द एक्ट विच फर्स्ट established a public service commission was Government of India Act 1919, and the expenses of the SPSCs are drawn from the consolidated fund of state. ये तो ऑब्वियस सी बात है. सो रोज़ बैथ्यू का नाम याद रखना, 1992 से 96 फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ यूपीएससी. दैन सीवीसी की बात करें, ये नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी ओरिजिनली, हाउएवर इन 1964 इसका स्टैट्यूट बना दिया गया था. फिर पार्ट 21 ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमने पहले पढ़ चुके हैं हम लोग. दिस इज़ अबाउट द स्पेशल स्टेटस, टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल स्टेटस टू सेवरल स्टेट्स. आर्टिकल 369 से 392 के तक जाते हैं ये टेम्पररी, स्पेशल एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं ये, और 371 से 371J तक जाते हैं. सो दे डील विद द स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू फ्यू स्टेट्स. अभी जैसे अभी आपको देखना पड़ेगा, जैसे नागालैंड के लिए 371A है, असम के लिए 371B है, मणिपुर के लिए 371C है, और सिक्किम के लिए 371F है, मिज़ोरम के लिए 371G है, गोवा के लिए 371I है, कर्नाटका के लिए 371J है. तो इनको याद करना पड़ेगा. ठीक है, तो 371A तो याद हो गया मुझे, नागालैंड के लिए. और 371 एक और मुझे याद है, सिक्किम के लिए 371F होता है. और यहाँ महाराष्ट्र और गुजरात के लिए 371 है, और 371C के लिए मणिपुर, ये भी याद हो गया. और 371B भी आसान हो गया, आसाम के लिए है. ठीक है, और गोवा याद कर सकते हैं 371A, और कर्नाटका याद कर सकते हैं 371J. ठीक है, नाउ मिज़ोरम रह गया है. सो इसके लिए कोई मैप माइंड बनाना पड़ेगा. मिज़ोरम गोज़ विद 371G. ठीक है,
तो अभी 371 के लिए महाराष्ट्र और गुजरात हैं, 371A के लिए नागालैंड है, 371B के लिए असम है मेरे ख्याल से, हाँ सही है। दैन 371C के लिए मणिपुर है, 371D के लिए डी नहीं है यहाँ पे, 371E भी नहीं है। दैन 371F के लिए मेरे ख्याल से सिक्किम है, 371G के लिए मिज़ोरम है, और 371 फिर बचा क्या गोवा और कर्नाटका। तो गोवा के लिए 371I है और कर्नाटका के लिए 371J है। तो ठीक है, हमें ये याद हो गया। ये टेम्पररी स्पेशल एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं आर्टिकल 369 से 392 के बीच, ठीक है। Now 17th November 1956 and 26th January 1957 adoption and enforcement dates of Jammu and Kashmir Constitution. The state of Jammu Kashmir was excluded from Article 152. ये भी एक important point है। और 17th November and 26th January 1957 adoption and enforcement। देखो 26 जनवरी 1957 याद रखो enforcement वाली डेट, और 17 नवंबर 1956, ठीक है, adoption वाली डेट। तो ये तो आसान है, एनफोर्समेंट वाली डेट आसान है, ठीक है। 1957 26 जनवरी एनफोर्समेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, और 17 नवंबर 1956 दैट इज़ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नाउ 371J की बात करें, एम्पावर्स द गवर्नर ऑफ कर्नाटका टू टेक स्टेप्स फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन बैकवर्ड रीजन्स ऑफ हैदराबाद कर्नाटका रीजन। उसमें 6 रीजन्स हमने बताए थे ऊपर। तो it empowers the governor of Karnataka to take steps for the development of Hyderabad and Karnataka region. So that is given in 371J. Now the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir abolished hereditary rule of Maharaja Karan Singh as the first Sadr Riyasat of Jammu and Kashmir in 1951. Later the name Sadr Riyasat was changed to Governor through the 6th Amendment Act 1965 of Jammu and Kashmir Constitution. तो अभी मैंने बताया जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था, तो दैट वाज 17 नवंबर 1956, एनफोर्स किया गया था 26 जनवरी 1957, और फिर उसी कॉन्स्टिट्यूशन में 1965 में 6th अमेंडमेंट किया गया था, जिसके तहत जो नाम सदर रियासत चला आ रहा था दैट वाज चेंज्ड टू द गवर्नर, राइट। और ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट है, किस अमेंडमेंट के थ्रू सदर रियासत की प्रथा को गवर्नर में बदल दिया गया, यही सवाल बनता है। Now the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir abolished the hereditary rule of Maharaja Karan Singh as the first Sadr Riyasat of Jammu and Kashmir in 1951. तो hereditary rule को तो Constituent Assembly of Jammu and Kashmir ने abolish कर दिया था right from 1951 onwards, but that is not important। ये amendment important है, 6th Amendment 1965 की बात है ये। Now Planning Commission was replaced by Niti Aayog on 1st of January 2015। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 1915 नीति आयोग आ गया था। थ्रू द एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन इट हैज़ 3 प्रोमिनेंट ऑफिसर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन एज प्राइम मिनिस्टर एंड वाइस चेयरमैन ऑफ द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति वाज अरविंद पंगरैया। नाउ इनकी रैंक इक्विवेलेंट टू अ कैबिनेट मिनिस्टर होती है, ठीक है। दस नीति इज़ एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड MV माथुर हैड रिकमेंडेड द मर्जर ऑफ प्लानिंग कमीशन प्लस फाइनेंस कमीशन, बट क्या ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। सो MV माथुर, इनका नाम याद रखो, मर्जर ऑफ प्लानिंग कमीशन एज वेल एज फाइनेंस कमीशन, राइट। नाउ नेशनल डेवलपमेंट कमेटी, प्लानिंग कमीशन एंड zonal councils statutory, they are not mentioned in the constitution. The planning commission was established on March 15, 1950, तो ये काफ़ी पहले बना दिया गया था, while NDC was constituted on 6th of August 1952 and Finance Commission 22nd of November 1952 आई थिंक। तो इससे हमें ये पता चल गया कि NDC फाइनेंस कमीशन से पहले बना था और प्लानिंग कमीशन तो सबसे पहले बन गया था, बिकॉज इट वाज इन इट वाज मेड इन मार्च 1950। तो प्लानिंग कमीशन, देन NDC एंड देन फाइनेंस कमीशन इन नवंबर, ठीक है, 1952। नाउ ये जो प्लानिंग कमीशन बना था 1950 में, इसके पहले चेयरमैन नेहरू थे, और द PM इज़ द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग which is not a permanent full-time post, while NDC acted as a coordinator between states and the planning commission। तो ये important नहीं है बिकॉज अब तो प्लानिंग कमीशन ही नहीं रहा, तो कोऑर्डिनेशन क्या करेगा। एनीवेज ये important है कि जो प्राइम मिनिस्टर इज़ द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग के बारे में एक चीज़ मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि वहाँ पे एक चेयरमैन होता है, प्राइम मिनिस्टर इज़ द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, फिर एक वाइस चेयरमैन होता है जो कि पहले
कौन थे? अरविंद पंगरैया, who actually enjoys the rank of a cabinet minister. So that was Arvind Pangaraiya. And एक CEO भी होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. मेरे ख्याल से उनका भी पहला जो CEO बना था नीति आयोग का वो अमिताभ कांत थे शायद, आपको देखना पड़ेगा, याद कर लेना. फिर एक ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट था कि MV माथुर वो व्यक्ति थे जिन्होंने मर्जर ऑफ प्लानिंग कमीशन एज वेल एज फाइनेंस कमीशन के लिए प्रपोजल रखा था. नाउ द सेक्रेटरीज ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड NDC वर सेम. Again, it's not important in current situation. The institution of ombudsman was first created in Sweden in 1809. ठीक है, तो 1809 में जो है स्वीडन में ये इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन वाज फर्स्ट क्रिएटेड. मुझे कुछ याद आ रहा है 1803 में क्या हुआ था, एक कोई केस हुआ था 1803 में. वर्ल्ड में पहली बार PIL का जिक्र या इंस्टीट्यूशन बनाया गया था. कॉन्सेप्ट ऑफ PIL emerged in 1803 by the then Chief Justice of the Supreme Court of America, John Marshall. वो किसी केस को लेके था, मैरबरी वर्सेस मैडिसन. ठीक है, सो 1803 में PIL का कॉन्सेप्ट आया था, अमेरिकन कॉन्सेप्ट है. और अभी 1809 में, ये ईयर इम्पॉर्टेंट है, 1809 में जो है ये कॉन्सेप्ट आ गया था, इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन स्वीडन में. Then 5th of January 1966 से 70 के बीच अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मोरारजी देसाई the first administrative reforms commission recommended the setting up of लोकपाल and लोकायुक्त्स. तो ये डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है बट ये ईयर इम्पॉर्टेंट है. 1966 से 70 में आपका फर्स्ट ARC बन चुका था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोरारजी देसाई. इन्होंने रिकमेंड किया था सेटिंग अप ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त्स. तो पहली डिमांड कब आ चुकी थी लोकपाल बनाने की? 1966 ऑनवर्ड्स, through the demands put forward by the Administrative Reforms Commission, first Administrative Reforms Commission chaired by Morarji Desai. Subsequently, the first Lokpal bill was presented in 1968 during the 4th Lok Sabha, but it could not be passed. तो first Lokpal bill कब आया था? 1968 में, जब of course जब first ARC की डिमांड रखी गई होगी तो उसी के 1-2 साल बाद लोकपाल बिल आ गया था. फर्स्ट लोकपाल बिल आ गया था पार्लियामेंट में, बट इट कुड नॉट, और उस वक्त 4th लोकसभा चल रही थी बट वो पास नहीं हो पाया था, कुड नॉट गेट पास्ड. देन अगेन इन 2011 presented by the Minister of Parliamentary Affairs V. नारायण स्वामी. तो V. नारायण स्वामी के द्वारा ये बिल वापस से पुट फॉरवर्ड किया गया था 2011 में, जो कि मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स थे V. नारायण स्वामी. देन इट वाज सेंट टू द स्टैंडिंग कमेटी एंड लेटर पास्ड. फिर स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया और उसके बाद पास हो गया. However, law was termed weak by the civil society members. और इसको मतलब ड्राफ्ट करने के लिए जो पाँच लोग थे, संतोष हेगड़े, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, शांति भूषण और प्रशांत भूषण, इनका मतलब सिलेक्शन किया गया था टू ड्राफ्ट द लोकपाल बिल. नाउ द 1971 में द फर्स्ट लोकायुक्त वाज फॉर्म्ड इन महाराष्ट्र. पहली बार लोकायुक्त, तो देखो ये अपने स्टेट वाइज तो कुछ स्टेट्स में तो रहा ही होगा, पैन इंडिया लेवल पे कोशिश की गई थी 1968 में, बट द बिल कुड नॉट गेट पास्ड ड्यूरिंग द 4th लोकसभा. लेकिन कुछ स्टेट्स ने अपना लिया होगा. तो उसी तरह से 1971 में जो पहला लोकायुक्त बनाया गया था वो महाराष्ट्र में बनाया गया था, और उत्तर प्रदेश में 1975 में बनाया गया, और दिल्ली में 1996 में बनाया गया. एंड ओडिशा वाज द फर्स्ट स्टेट टू एबॉलिश लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन इन 1993. तो ये इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो उड़ीसा नहीं चलता है मतलब सेंट्रल लॉज के हिसाब से, तो याद रख लेना. 1993 में उड़ीसा बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू एबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त इन 1993. और उत्तर प्रदेश में 1975 में बना, दिल्ली में 1996 में बना, एंड 1971 में पहला लोकायुक्त जो बना वो महाराष्ट्र स्टेट में बना था. सो महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश लोकायुक्त. हाउएवर उड़ीसा हैड पास्ड द एक्ट इन दिस रिगार्ड इन 1970 बिफोर. ठीक है, उड़ीसा ने पास कर दिया था एक्ट बट बनाया नहीं था, तो इसीलिए महाराष्ट्र इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश लोकायुक्त. ठीक है, यही आंसर में लगाना है. ठीक है, देन यूपी लोकायुक्त एक्ट 1975 में बना था. हेयर द लोकायुक्त सबमिट्स द रिपोर्ट्स टू गवर्नर हु टेबल्स इट इन बोथ द हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, वही तरीका है जैसे आर्टिकल हमने पढ़ा था 317, यहाँ पे कहीं पढ़ा था, ये था कि चेयरमैन नहीं, ये तो उसके लिए था चेयरमैन ऑफ हाउ इज चेयरमैन ऑफ और मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इज़ रिमूव्ड. आर्टिकल 323 था एक्चुअली कि UPSC एनुअल रिपोर्ट देता है
और प्रेसिडेंट उसको जो है टेबल करता है पार्लियामेंट में। तो दैट वाज रिटन इन 323। तो उसी तरह से यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट में जो है उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एक्ट है 1975, उसके तहत लोकायुक्त सबमिट्स द रिपोर्ट टू द गवर्नर एंड गवर्नर टेबल्स इट इन बोथ द हाउसेस ऑफ द स्टेट। उसके बाद लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 है, ये पैन इंडिया के लिए फाइनली पास हो गया था। 2011 में हमने बताया कि इसको वापस कौन लेके आए थे, नारायण स्वामी नामक कोई व्यक्ति थे, वो ले आए थे, और 2013 तक आते आते ये पास हो गया था। इट कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन होते हैं और 8 अदर मेंबर्स होते हैं। और फॉर्मर जस्टिस पीसी घोष बिकेम द फर्स्ट लोकपाल। पिनाकी चंद्र घोष नाम है इनका पूरा। सो जस्टिस पीसी घोष बिकेम द फर्स्ट लोकपाल फॉर इंडिया। फिर वोरा कमेटी है, ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स के लिए है, कि स्टडी के लिए बनाया गया था वोरा कमेटी, टू स्टडी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स। देन राजमन्नार कमेटी, एबॉलिशन ऑफ IAS एंड IPS सर्विसेज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एबॉलिशन ऑफ IAS एंड IPS सर्विसेज। फिर 1993 में प्रेसिडेंट यूजिंग आर्टिकल 123 प्रोमलगेटेड एन ऑर्डिनेंस विच लेटर टर्न्ड इनटू प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 ऑन सितंबर 1993। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मुझे पता चल गया कि एक्चुअली जो ये एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, जो कि सितंबर 1993 में पास हुआ था, एक्चुअली उसका ओरिजिन वाज ब्रॉट अबाउट थ्रू प्रोमलगेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस which was subsequently passed in the form of an act। तो ये 1993 में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के द्वारा ले आया गया था। Subsequently in October 1993 NHRC was set up। Then once the act got passed in September 1993, then the next year October 1993 NHRC National Human Rights Commission was set up। But mind you that this is not a constitutional body। ठीक है, तो जैसे NHRC नहीं है, नेशनल कमीशन ऑन वुमेन नहीं है, नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़ नहीं है, NCPCR, ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, स्टैचूटरी भले होंगे। देन चेयरपर्सन की बात करें, सो फॉर्मर CJI और जज। अभी ये लोकायुक्त की बात हो रही है, तो मैंने बताया एक चेयरपर्सन होता है और 8 अदर मेंबर्स होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ये, तो 8 अदर मेंबर्स होते हैं। तो उसमें जो चेयरपर्सन होता है ये फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए या फिर CJI हो सकता है। और जो मेंबर्स हैं 8 अदर मेंबर्स, ये आर अपॉइंटेड बाय 6 मेंबर्ड कमेटी। दे आर अपॉइंटेड बाय अ 6 मेंबर्ड कमेटी चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब उसमें कौन कौन होते हैं, जो ये जो 6 मेंबर कमेटी चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर हैं, तो एक तो प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो बाकी 5 लोग कौन है, तो एक स्पीकर ऑफ द लोकसभा हो गया, एक डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हो गया, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो गया ऑफ बोथ द हाउसेस। बोथ द हाउसेस मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में भी होता है, राज्यसभा में भी होता है। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ बोथ द हाउसेस तो 2 लोग ये हो गए, डेप्यूटी चेयरमैन हो गया 3, स्पीकर ऑफ लोकसभा 4, और ये होम मिनिस्टर हो गया, और प्राइम मिनिस्टर तो चेयरपर्सन है ही, तो 6 मेंबर्स हो गए। हाउएवर इन ऑर्डर टू अपॉइंट अ सिटिंग जज एज चेयरपर्सन, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और CJI विल हैव टू बी कंसल्टेड बाय द गवर्नर और प्रेसिडेंट। तो ये एक एक्स्ट्रा क्लॉज यहाँ पे लिख दिया गया था। वैसे तो चेयरपर्सन एक रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर CJI होना चाहिए, बट कोई सिटिंग जज अगर बनाना है तो फिर CJI की परमिशन लेनी पड़ेगी, गवर्नर, और साथ ही गवर्नर या प्रेसिडेंट से भी कंसल्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया। देन अभी हमने लोकायुक्त के 8 मेंबर्स की बात की थी। सो जिनको सेलेक्ट करती है एक 6 मेंबर्ड बॉडी, जिसके जो कि हेड की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अब हम बात करें 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि अक्टूबर 1993 में बना था। तो अब इसमें देखो, ये जो बाकी कमीशंस के चेयरपर्सन्स होते हैं ना, वो सारे यहाँ आ जाते हैं एज मेंबर्स। ठीक है। तो एक ये भी कमीशन है फिज़िकली डिसेबल्ड वाले, ठीक है, उनके लिए भी एक कमीशन है। तो ये सभी कमीशंस के चेयरपर्सन्स इंडिविजुअली आते हैं एंड दे बिकम द मेंबर्स ऑफ द NHRC, 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द NHRC। तो उसमें NCM है, NCW है, NCSC, NCST, NCPC है, और NCPCR है, और CCPWD है। ठीक है। नाउ पब्लिक सर्वेंट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2M NHRC एक्ट। मतलब डिफ़ाइन किया गया है कि नहीं किया गया है, मेन ये सवाल पूछा जा सकता है। तो सेक्शन 2M में ये डिफ़ाइन किया गया है NHRC के एक्ट में। 2M NHRC एक्ट, पब्लिक सर्वेंट इज़ डिफाइंड, देन द NHRC और SHRC हैज़ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन
in relation to violations of human rights by member of armed forces. In this regard, the commission may merely seek a report from the central government. अब अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन कोई आर्म्ड फोर्स के मेंबर करते हैं तो क्या NHRC या SHRC वहाँ भी अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। तो ह्यूमन राइट वायलेशन बाय मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस को चेक करने के लिए NHRC या SHRC के पास लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है, और इस संदर्भ में NHRC या SHRC दे में मेयरली सीक अ रिपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सिर्फ एक जवाबदेही मांग सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में कि आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन क्यों किया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। देन 2019 में अमेंडमेंट आया था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में। जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल बी चेयरपर्सन ऑफ NHRC फॉर एवरी 3 मेंबर्स, 1 मेंबर विल बी अ वुमेन। तो ये और टेन्योर ऑफ एवरीवन रिड्यूस टू 3 years और 70 years एज, तो ये अमेंडमेंट आया था। देन NHRC इज़ ओनली एन एडवाइजरी बॉडी, ये भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो जो 2019 में अमेंडमेंट आया था वो 3 years और 70 years एज ये किया, और फॉर एवरी 3 members 1 member शुड बी ए वुमेन ये किया, और जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल बी द चेयरपर्सन ऑफ NHRC, ठीक है। तो ये कर दिया, राइट। 2019 के अमेंडमेंट ऑफ NHRC, सॉरी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। देन RTI अमेंडमेंट भी हुआ था 2019 में। इसमें यह लिखा था कि द टेन्योर सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स विल नाउ बी डिटरमिन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड BP Mandal Commission 1979 was formed to identify the socio-economic backward classes. So that was formed in 1979. Year important है, year. Then Article 315 में लिखा है कि PSCs for Union and States बनाने की बात की गई है। Article 323 में UPSC presents annually to, ये तो मैं बता चुका हूँ 323 में। Then 322 में क्या लिखा है कि expenses of the UPSCs and SPSCs are charged upon the Consolidated Fund of India. And 315 में लिखा है PSCs for Union and States. बेसिकली 322 में एक्सपेंसेस की बात की गई है UPSC की और इस SPSCs की, और 323 में वही रिमूवल है मेरे ख्याल से, नॉट रिमूवल एक्चुअली, रिमूवल की बात तो 317 में है मेरे ख्याल से। 323 में यही है जो एनुअल रिपोर्ट देता है UPSC या फिर SPSC गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट को, उसको फिर सब्सिक्वेंटली टेबल किया जाता है पार्लियामेंट में। नाउ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन solves the problem of minority representation by providing due representation to all the sections of societies. However, it becomes ineffective in case of two-party system. मोटा मोटा ये रटना है आपको। Where does proportional representation fail? It fails in two-party system, ठीक है। फिर National Voters Day है 25th of January, just one day before the Republic Day, तुम्हारा National Voters Day पड़ता है, और 2 पार्टी केस में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाली टेक्निक फ्यूटाइल हो जाती है। दैन डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें तो इसका पर्पस तो तुम जानते ही हो, बस इतना ये याद रखना है कि द ऑर्डर्स ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। द ऑर्डर्स आर लेड बिफोर द लोकसभा और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बट दे कैन नॉट अंडरगो एनी मॉडिफिकेशंस। तो मतलब पार्लियामेंट या फिर किसी भी राज्य के विधानसभा में भी ऑर्डर्स पास्ड बाय डिलिमिटेशन कमीशन वहाँ भी नहीं बदले जा सकते, कोर्ट भी नहीं ले जा सकते। जो यहाँ पे इनका ऑर्डर हो गया वो फाइनल है, इसलिए ये बहुत ही पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। सो फार देयर हैव बीन 5 डिलिमिटेशन कमीशंस बनाए जा चुके हैं। इसको याद करने से पहले मैं बता देता हूँ कि सो फार देयर हैव बीन 3 नेशनल इमरजेंसीज 1962, 1971 एंड 1975। एंड 1975 वाली इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से पहली बार नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, और मेरे ख्याल से सबसे पहले पंजाब में लगाई गई थी, और उसके बाद पेप्सू में लगाई गई थी नेशनल इमरजेंसी। एनीवेज, कमिंग बैक टू डिलिमिटेशन कमीशन, सो ये सबसे पहले 1952 में अपना रिपोर्ट दिया था, या जो भी ऑर्डर दिया था। देन 1963 में दिया था, 1973 में दिया था, 2002 में दिया था, 2020 में दिया था। पते की बात यह है कि आपको सिर्फ ये 5 बार याद रखना है। ईयर्स शायद ना पूछे, बट वैसे पूछेगा भी तो ये 4 तो आसान है याद रखना, 1963, 73, 2002 एंड 2020। बस एक एक्स्ट्रा याद रखना है 1952। तो ये सवाल भी बन सकता है कि पहली दफ़ा डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना ऑर्डर कब जारी किया था, तो दैट वाज इन 1952। और सो फार देयर हैव बीन 5 डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। तो इनिशियली देयर वाज ओनली 1 इलेक्शन कमिश्नर। देन 1989 में क्या हुआ कि 2 मेंबर्स और आ गए, बट दे वर रिमूव्ड अगेन ऑन
1st of January 1990. Again in October 1993, Election Commission was made a 3-membered body. तो आप ऐसे याद रखो कि 89 में 2 मेंबर ऐड किए गए और 1990 1st जनवरी को फिर से हटा दिए गए और अक्टूबर 1993 इलेक्शन कमीशन वॉज अगेन मेड अ 3-membered बॉडी. तो मोटा मोटा ये पूछ सकता है कि ये डेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर 1993. ठीक है, अक्टूबर 1993 में ही नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी बना था. ठीक है, और अक्टूबर 1993 में ही इलेक्शन कमीशन वाज मेड अ 3-membered बॉडी. हालांकि इनिशियली याद रखो कि देयर वाज ओनली 1 इलेक्शन कमिश्नर, राइट. The Model Code of Conduct is enforced immediately after the schedule is announced by the Election Commission of India, and V.S. Ramadevi was the first woman to become Chief Election Commissioner. तो और फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ यूपीएससी कौन थी? कोई रोज़ मैथ्यूज़ थी 1992 से 96 के बीच. उसी तरह से वी.एस. रामादेवी या वी.एस. रामादेवी was the first woman to become the Chief Election Commissioner. Now, Election Commission of India is a permanent and independent body under Part 15 of the Constitution, जिसके आर्टिकल्स 324 से 329 तक जाते हैं. एंड कंडक्ट सिलेक्शन टू पार्लियामेंट, असेंबलीज, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. पार्लियामेंट, असेंबलीज, प्रेसिडेंट एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट. तो चार चीज़ों की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है. पार्लियामेंट, असेंबलीज, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. और पार्ट इंपॉर्टेंट है, पार्ट 15 में दिया गया है. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़े थे. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से 4 जगहों के इलेक्शंस कराता है वो बता दिया. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब इन्फोर्स किया जाता है? जब शेड्यूल लॉन्च कर दिया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई करता है. वी.एस. रामादेवी या सिंपली रामादेवी भी याद रख के चलो, तो ये पहली वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी. देन इनिशियली केवल एक इलेक्शन कमिश्नर था. देन 1989 में 2 और ले आए गए. देन 1990 में फिर हटा दिए गए. फिर 1993 अक्टूबर में तब से लेके अभी तक 3-membered बॉडी बन गई है. ठीक है. देन डिलिमिटेशन कमीशंस अभी तक 5 बार बने हैं, 1952, 63, 73, 2002 एंड 2020. तो टोटल 5 बार बने हैं. डिलिमिटेशन कमीशन का ऑर्डर जो है चेंज नहीं किया जा सकता, किसी कोर्ट में भी नहीं ले जा सकता, और पार्लियामेंट या असेंबली में भी डिबेट या अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता. हेंस डिलिमिटेशन कमीशन इज़ अ वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन. फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बिकम्स इनफेक्टिव इन केस ऑफ 2-party रूल. नेशनल वोटर्स डे इज़ 25th of January. एंड देन आर्टिकल 315 में मैंने पढ़ा था कि PSCs होने चाहिए. आर्टिकल 323 में था कि UPSC जो एनुअली रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को, वो या फिर SPSC जो रिपोर्ट देता है गवर्नर को, वो विधानसभा या फिर पार्लियामेंट में टेबल की जाती है रिस्पेक्टिवली. देन आर्टिकल 322 टॉक्स अबाउट द एक्सपेंसेस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशंस टू बी मेट आउट ऑफ द CFI या फिर CFS एज द केस में भी. देन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2019 में अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और आईस इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की सैलरी, टेन्योर एंड अलाउंसेस, ये 3 चीज़ हैं, या सर्विस कंडीशंस सिंपली लिख सकते हो. सैलरी, टेन्योर एंड अलाउंसेस विल नाउ बी डिटर्मिन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. देन BP मंडल केस हुआ था 1979 में, जिन्होंने आइडेंटिफाई करने के लिए कमीशन बनाया था, मंडल कमीशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ SEBCs. देन NHRC इज़ स्टैट्यूटरी बॉडी तो है लेकिन एडवाइजरी बॉडी है. देन 2019 में अमेंडमेंट किया गया था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 का, जिसके तहत अब NHRC का चेयरपर्सन विल बी अ CJI या फिर कोई जज, और फॉर एवरी 3 members देयर शैल बी 1 वुमेन मेंबर. एंड रिटायरमेंट एज 70 years कर दिया गया है, या फिर 3 years ऑफ सर्विस कर दिया गया है. ठीक है. द NHRC और SHRC का लिमिटेड जुरिस्डिक्शन हो जाता है जब आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा ह्यूमन राइट वायलेशन किया जाता है. उस केस में सिर्फ ये NHRC या SHRC एक रिपोर्ट मांग सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से. और पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दी है सेक्शन 2M ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में. फिर हमने बताया कि 7 ex officio मेंबर्स होते हैं और एक चेयरपर्सन होता है, तो टोटल 8-membered बॉडी होती है NHRC. तो उसमें चेयरमैन का तो मैंने बता दिया, 2019 के अमेंडमेंट के बाद CJI या फिर जज ही हो सकता है, और बाकी 7 members ex officio चेयरपर्सन्स होते हैं इन संस्थाओं के, NCM, NCW, NCSC, NCST, NCBC, NCPCR, NCCPWD. फिर हमने देखा था चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ NHRC are appointed by 6-membered. Chairperson and members of the NHRC are appointed by a 6-membered body chaired by Prime Minister. तो वो 6 member कौन है? स्पीकर है, डेप्यूटी चेयरमैन है,
लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ बोथ द हाउसेज है, और होम मिनिस्टर भी आता है यहाँ पे, ठीक है। तो यूजुअली चेयरपर्सन इज़ अ फॉर्मर CJI या फिर जज एज़ पर द 2019 अमेंडमेंट, लेकिन अगर कोई सिटिंग जज को बिठाना हो तो फिर CJI और प्रेसिडेंट से कंसल्ट करना पड़ता है, ठीक है। अगर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का बना रहे हो तो फिर गवर्नर से कंसल्ट करना पड़ेगा, और अगर सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को मेंबर बनाना है NHRC को तो फिर CJI से कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। किसको कंसल्ट करना पड़ेगा? प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा, CJI से या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। देन वी हैव 1993। अच्छा, ये जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट आया था, ये इनिशियली प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के माध्यम से आया था, ठीक है। फिर सितंबर में पास हो गया, एक्ट बन गया, और अक्टूबर में NHRC बन गया। राजमन्नार कमेटी फॉर द एबॉलिशन ऑफ IAS IPS सर्विसेज, वोहरा कमेटी फॉर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स। देन लोकपाल एंड लोकायुक्त आया था, 2013 में आया था पैन इंडिया के लिए, और उसके पहले चेयरपर्सन थे PC घोष, जस्टिस PC घोष वाज द फर्स्ट लोकपाल फॉर इंडिया। उसमें भी एक चेयरपर्सन होता है और 8 अदर मेंबर्स होते हैं, तो टोटल 9 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। देन महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश लोकायुक्त, हाउएवर उड़ीसा became the first state to abolish the institution of लोकायुक्त। देन उत्तर प्रदेश तो लोकायुक्त एक्ट 1975 में आया था, ठीक है। फिर लोकायुक्त भी एक रिपोर्ट देता है गवर्नर को स्टेट में, फिर वो गवर्नर टेबल करता है पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। देन 1971 में पहली दफ़ा महाराष्ट्र में आया था लोकायुक्त, देन उत्तर प्रदेश में 1975 में, और दिल्ली में 1996 में, एंड उड़ीसा वॉज द फर्स्ट स्टेट टू एबॉलिश लोकायुक्त इन 1993। नाउ द इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन 1809 स्वीडन से स्टार्ट हुआ था, और जो लोकपाल या फिर लोकायुक्त का गठन करना है, ये पहली बार कब मांग उठी थी? इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम रिकमेंडेड बाय द रिपोर्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन फर्स्ट 1966 to 1970, which was chaired by Morarji Desai. Hence, the first Lokpal bill was presented in 1968 in the 4th Lok Sabha, but it could not get passed. Again 2011 में इसको मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स V नारायण स्वामी के द्वारा ले आया गया था, और फिर 2013 में ये फाइनली पास हो पाया था, ठीक है। फिर however the civil activists consider it weak, then हम इसके ऊपर NDC है, प्लानिंग कमीशन है। तो प्लानिंग कमीशन तो सबसे पहले बन गया था, 1950 में ही बन गया था। NDC मेरे ख्याल से अगस्त 1952 में बना था, और फाइनेंस कमीशन तो 22 नवंबर 1952 में बना था। एनीवेज, NDC, PC और जोनल काउंसिल्स, ये सब स्टैट्यूटरी बॉडी हैं। सो नेशनल डेवलपमेंट कमिटी, प्लानिंग कमीशन एंड zonal councils, these are statutory body, and these are not mentioned in the constitution. These are not mentioned. Zonal councils is not mentioned. Planning commission is not mentioned. NDC is not mentioned. These are all statutory bodies, ठीक है। The planning commission was established on March 15th 1950, while NDC August 1952. Then the prime minister is the ex officio chairman of नीति, ठीक है। फिर हमने बताया नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 थ्रू एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, एंड इसमें एक CEO होता है, चेयरमैन होता है, और वाइस चेयरमैन होता है। वाइस चेयरमैन एन्जॉयज द रैंक ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इज़ द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, फिर CEO होता है। तो पहले वाइस चेयरमैन थे अरविंद पंगरैया। देन MV माथुर ने रिकमेंड किया था फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन को मर्ज करना। देन सदर रियासत की जो ऑफिस थी वो एबॉलिश की गई थी 6th अमेंडमेंट 1965 ऑफ जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन 371J, और फिर ठीक है, ये ऊपर टेबल देख लेना। एडॉप्शन ऑफ जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन आई थिंक 17 नवंबर 1956 एंड एनफोर्समेंट इज़ 26 जनवरी 1957। इसके बाद ये टेबल इंपॉर्टेंट है, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल स्पेशल फीचर्स 371 तो आपका महाराष्ट्र और गुजरात के लिए है, फिर 371A आपका नागालैंड के लिए, 371B असम के लिए, 371C मणिपुर, 371F ये आपका सिक्किम के लिए है, 371G ये मिज़ोरम के लिए है, 371I गोवा के लिए है, और 371J कर्नाटका के लिए है। फिर CVC नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी ओरिजिनली, बट 1964 में स्टैट्यूटरी बना दिया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं अगले वीडियो में।